तो बच्चों अभी हम लोग अपने BSCD यानी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग पे फोकस करते हैं कि हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और आज से आपको एप्लीकेशन पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी वीडियोज मिलना शुरू हो जाएंगे। है ना, आपका सिर्फ 2 चैप्टर बचा हुआ है, उनमें से एक चैप्टर है इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक और चैप्टर बचा हुआ है जिसका नाम है इन्वायरमेंट। है ना, तो बच्चों की डिमांड ज्यादा थी कि सर इंजीनियरिंग ड्राइंग पहले पढ़ा दीजिए, तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये जो ड्राइंग वाला सब्जेक्ट है ना, मैं इसका पहले वेटेज बता दूं। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे रहे थे उसके आधार पे आप देखे होंगे कि 40 नंबर का अगर BSCD पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन अगर BSCD में आएंगे, तो बच्चों इस 40 में से 3 से 4 क्वेश्चन आपको ड्राइंग के ही मिलेंगे। बिल्कुल, कई बार ये पेंसिल से रिलेटेड सवाल पूछ लेते हैं, है ना। इसके अलावा और भी हमारे जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रोजेक्शन से रिलेटेड सवाल पूछ लेते हैं। तो लगभग 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको ड्राइंग से देखने को मिल सकते हैं। बच्चों इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग मेनली ये 5 चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। पहला चैप्टर होगा जिसका नाम होगा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी को देखने मिलेंगे। इन 3 से 4 में से 2 से 3 क्वेश्चन बच्चा सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के ही देखने को मिले। 2 से 3 क्वेश्चन, विश्वास बनिए, है ना। व्यूज, जिसमें हम लोग पॉइंट और लाइन पढ़ेंगे, पॉइंट का व्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल। इसी तरीके से एक चैप्टर होगा प्रोजेक्शन, एक चैप्टर होगा टाइप्स ऑफ लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी लाइन किस तरह की चीजों को प्रदर्शित करती है ना। इसके अलावा 5वां जो चैप्टर होगा उसका ये होगा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड फिगर। तो बच्चों ड्राइंग में हम लोग टोटल ये 5 चैप्टर देखने वाले हैं, है ना। इनमें से सबसे बेहतर जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा वो हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा प्रोजेक्शन, ये 2 ऐसे चैप्टर होते हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये चैप्टर हमारे कह सकते हो इंपॉर्टेंट भी होंगे, है ना। चलिए फिर हम लोग पहले चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की। ओके, तो बच्चों पहला चैप्टर डाल लीजिएगा आप लोग कॉपी में, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपका ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है ना, ये क्यों पढ़ाया जाता है और क्यों इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों बिना इसके आप लोग ड्राइंग बना ही नहीं सकते। देखिए जैसे कि मान लीजिए मुझे ड्राइंग पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, तो बच्चों मैं खाली हाथ लिए नहीं जा सकता। जैसे कि मुझे मैथ पढ़नी होती, रीजनिंग पढ़नी होती, तो मैं एक कॉपी उठाता, एक पेन उठाता चला जाता, है नहीं। लेकिन ड्राइंग में ऐसा नहीं होता। अगर आपको वाकई में ड्राइंग पढ़नी है तो आप केवल कॉपी और पेन के भरोसे नहीं जा सकते। आपको बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनको आपने नहीं ले गए तो फिर आपकी ड्राइंग कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसीलिए आपको ये पहला चैप्टर ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया जाता है, ताकि आपको पेंसिल का नॉलेज हो जाए, है, आपको फ्रेंच टर्म पता चल जाए, आपको सेट स्क्वायर समझ में आ जाए, आपको ड्राइंग सीट के बारे में पता चल जाए, ड्राइंग बोर्ड के बारे में पता चल जाए, क्लिप्स के बारे में पता चल जाए। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने बताया ना, इन सारे के बारे में जानकारी लेना हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारे तरह के हमारे पास ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैं एक एक करके नाम बताता हूं जो मेन होते हैं तो और भी बहुत सारे, जैसे कि आपका हो गया ड्राइंग बोर्ड हो गया, है ना, ड्राइंग सीट हो गया। ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग सीट अलग अलग है। बोर्ड का मतलब वो लकड़ी है और ड्राइंग सीट कागज का होता है। मिनी ड्राफ्टर, MD भी कई बार हम लोग इसको बोलते हैं। मिनी ड्राफ्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब आपने मिनी ड्राफ्टर डेफिनेटली चलाया होगा, बिना इसके तो आप कोई ड्राइंग बना ही नहीं सकते। टी स्क्वायर, हालांकि टी स्क्वायर ना भी हो तो भी हम मिनी ड्राफ्टर से काम चला लेंगे। तो जब मिनी ड्राफ्टर नहीं आया था तो हम लोग टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते थे, हाँ। लेकिन अब जो है मिनी ड्राफ्टर जब से आ गया तब से टी स्क्वायर का यूज थोड़ा कम हो गया। पेंसिल हो गया, कंपास हो गया, डिवाइडर हो गया, सेट स्क्वायर। बच्चों ज्यादातर काम हमारा मिनी ड्राफ्टर करने लगा है, विश्वास मानिए, है ना। और इसके बाद हो गया क्लिनोग्राफ, प्रोटेक्टर, फ्रेंच टर्म, टेम्पलेट हो गया, इरेजर हो गया। इतने सारे तरह के हमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने। और भी बहुत सारे तरह के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे छोटी छोटी क्लिप्स लगा देते हैं, कई बार पिन लगा देते हैं, टेप भी एक तरह का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। लेकिन उतने ज्यादा खास नहीं होते, उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों वो इन्हीं से बनेंगे, है ना, ठीक है। अब ये भी हमारे एक तरह का ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। तो मतलब ये सब नहीं पढ़ना हमें, मेन जो है वो आपको 13 ही पढ़ने, ठीक है। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं, देखते हैं हमारी सबसे पहली हेडिंग क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग जो हमें समझनी है बच्चों, वो समझनी है ड्राइंग बोर्ड के बारे में, है ना। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, जब भी कभी आप लोग ड्राइंग के लैब में जाते हो, ड्राइंग का भी अपना एक लैब होता है ना, तो कभी कभी आप जब ड्राइंग के लैब में जाते हो तो ड्राइंग के लैब में अंदर घुसिए आप, तो ड्राइंग के लैब में घुसने के बाद
अपने अपने लोगों को एक ड्राइंग बोर्ड दे दिया जाता है। समझो बात को, उस ड्राइंग बोर्ड में आप सीट लगाते हो, एमडी लगाते हो, फिर ड्राइंग बनाना शुरू करते हो, है ना। तो बच्चों ये इस तरह से ड्राइंग बोर्ड दिखाई देता है। मैंने इसका पिछला हिस्सा दिखाया है ना। ड्राइंग बोर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बताइए ड्राइंग बोर्ड जो है किस तरह की लकड़ी से बनाया जाता है, सॉफ्ट वुड से बनाया जाता है कि हार्ड वुड से, है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, जितने भी हमारे ड्राइंग बोर्ड है वो सारे के सारे ड्राइंग बोर्ड सॉफ्ट वुड से बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें हमें पिन यानी क्लिप्स भी लगानी होती है, इस बात को याद रखना। बताइए तो ड्राइंग बोर्ड किससे बनाया जाता है? सॉफ्ट वुड से बनाया जाता है। लकड़ी का अगर कोई नाम पूछे कि बताइए ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी का बनाया जाता है, तो आपको बताना है जैतून हो गया, देवदार हो गया, है ना। इन सॉफ्ट लकड़ी का कह सकते हो हम लोग क्या बनाते हैं, तो कह सकते हैं ड्राइंग बोर्ड बनाते हैं। सबसे पहले तो हमने ये बता दिया कि टाइप्स ऑफ वुड क्या है, टाइप्स ऑफ वुड क्या है, लकड़ी का प्रकार क्या होता है बच्चों, तो आपको बताना है सॉफ्ट वुड, जैतून, देवदार, ये सब लकड़ी प्रकार है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात सुनिए, जैसे कि मैंने आपको ये ड्राइंग बोर्ड दिखाया बच्चों, जो ड्राइंग बोर्ड होता है ना वो बहुत सारी छोटी छोटी सीट से मिलकर बना होता है, छोटी छोटी सीट्स है, पतली पतली स्ट्रिप जिसको बोलते हैं ना। तो बच्चों ये पतली पतली स्ट्रिप लगाई गई है, जैसे कि ये पहली स्ट्रिप हो गई, ध्यान सुनना, ये पहली स्ट्रिप हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ऐसे ढेर सारी हमारी क्या लगाई जाती है, तो कह देना ढेर सारी हमारी स्ट्रिप लगाई जाती है। ये देखिए स्ट्रिप, है ना। लेकिन ये स्ट्रिप ना फेविकोल और गोंद से नहीं जुड़ी होती, इनको जोड़ने के लिए पीछे एक सपोर्ट लगाया जाता है, और वो सपोर्ट कहलाता है हमारा क्या, तो कह देना उस सपोर्ट को बोलते हैं हम लोग बैटन। ये देखिए पीछे इनको जोड़ने के लिए हम जो सपोर्ट लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, बैटन। तो कई बार तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बैटन का काम क्या है, तो बैटन का काम कह देना टू सपोर्ट द स्ट्रिप। अगर कोई पूछे कि बताइए बैटन का काम क्या होता है, तो कह देना टू सपोर्ट द स्ट्रिप, स्ट्रिप को सपोर्ट करना। स्ट्रिप को सपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं बच्चों, बैटन लगाते हैं, इस तरीके से, है ना। अच्छा ये बैटन हो गया। फिर बच्चों इसका एक किनारा तो खुला रहता है, लेकिन दूसरे किनारे पे हम लोग क्या करते हैं, एक कह सकते हो छोटी सी पट्टी लगा देते हैं, है ना। ये जो हमारा रेल लाइन से लगाई जाती है बहुत पतली सी, ये इसलिए लगाई जाती है ताकि हम इसमें टी स्क्वायर को स्लाइड कर सके। बच्चों ये जो छोटा सा हमारा स्लॉट यानी ढांचा लगाया जाता है, इस स्लॉट का भी अपना एक नाम होता है, याद रखना, इस स्लॉट का भी अपना एक नाम होता है। और इस स्लॉट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कह देना इस स्लॉट को हम लोग बोलते हैं इबोनी। केवल इबोनी भी याद रखोगे काम चल जाएगा, इबोनी, है ना। तो इंग्लिश में ही आपको याद रखना है, इंग्लिश में याद रखिए, हिंदी में भी सेम वर्ड के साथ हम बोलेंगे इबोनी। तो इबोनी का मेन काम क्या होता है, तो कह देना इबोनी का मेन काम होता है जिससे कि इसमें टी स्क्वायर स्लाइड कर सके। तो बहुत पहले क्या था, मिनी ड्राफ्टर नहीं था, और जब मिनी ड्राफ्टर नहीं था तो हमारी जो मदद करता था वो ज्यादातर टी स्क्वायर करता था। तो टी स्क्वायर को स्लाइड करने के लिए हम लोग इबोनी यानी स्लॉट काटा करते हैं। तो स्ट्रिप हो गया, ओके, और याद रखना स्ट्रिप के साथ साथ बैटन हो गया। बैटन क्या करता है, सपोर्ट करता है। और इबोनी का काम क्या है सर, इबोनी टी स्क्वायर को स्लाइड करने के लिए एक हमारे पास स्लॉट होता है। अरे तो ये जो आकृति मैंने दिखाई है ड्राइंग बोर्ड की, ये पीछे साइड की आकृति है, आगे साइड नहीं, ठीक है। तो चलिए परिभाषा ही पढ़ लेते। ड्राइंग बोर्ड आमतौर पे नरम लकड़ी का बनाया जाता है, वही मैंने बताया, और इसका उपयोग ड्राइंग शीट को सारा, हाँ इसी में हम लोग ड्राइंग शीट पकड़ेंगे, इसी में। अब मैं एक एग्जाम्पल, एक और डायग्राम दिखाता हूं जिससे कि आपको समझ में आ सके। जैसे कि ये वाला डायग्राम देखिए, देखिए, ओके। सबसे पहले बात को एकदम गहराई में समझना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या दिखाया गया है, ये, तो कहना ये है सर ड्राइंग बोर्ड। ये क्या है सर, ये ड्राइंग बोर्ड है, ओके। ड्राइंग बोर्ड हो गया। इसके बाद अगर ये देखा जाए तो इसमें देखिए व्हाइट व्हाइट क्या लगी हुई है, तो कह देना ये लगी हुई है ड्राइंग सीट। ये क्या लगी हुई है, तो कह देना इसे बोला जाता है बच्चों ड्राइंग सीट, है ना। और बच्चों अगर मैं बात करता हूं कि ये बताइए ये क्या फिट किया गया है, ऐसे देखा है ना, ये हॉरिजॉन्टल, अरे ये इस तरह से, ये क्या फिट किया है सर, इसको बोलते हैं हम लोग टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। बच्चों मेनली टी स्क्वायर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो पैरेलल लाइंस खींचने के लिए किया जाता है, या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए किया जाता है। ये जो पॉइंट है ना, ये ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है ना। तो ऊपर नीचे स्लाइड करेगा, तो मान लीजिए आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां खींची, थोड़ा ऊपर स्लाइड करके दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन यहां खींच दीजिए। दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हो आपस में पैरेलल भी होंगी,
है ना। तो ध्यान रखना टी स्क्वायर का इस्तेमाल हम लोग इबोनी में करते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि ड्राइंग बोर्ड के किस हिस्से में टी स्क्वायर लगाया जाता है, कह देना उस हिस्से में टी स्क्वायर लगाया जा रहा है जहां इबोनी स्लॉट काटे गए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ड्राइंग बोर्ड। अब बच्चों ड्राइंग बोर्ड होते किस साइज के हैं, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा कि ड्राइंग बोर्ड किस साइज के होते हैं। तो यार ड्राइंग बोर्ड की जो साइज होते हैं वो 4 तरह के मार्केट में आते हैं, है ना। तो डिफरेंट साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड, देखो बच्चों ड्राइंग बोर्ड में क्या क्या होगा मैं आपको बता दूं। सर ड्राइंग बोर्ड में एक तो लंबाई होगी, दूसरी चौड़ाई होगी। अब बच्चों थोड़ी बहुत उसकी मोटाई भी तो होगी ना, बताइए। ड्राइंग बोर्ड की थोड़ी बहुत हमारी क्या होगी, मोटाई भी होगी। तो ध्यान रखिएगा ड्राइंग बोर्ड की चौड़ाई भी होती है, लंबाई भी होती है, मोटाई भी होती है। इधर देखिए, ये देखिए, ये क्या हो रही सर, ये हो रही लंबाई, ये क्या हो रही चौड़ाई, और थोड़ा गौर से देखिए तो ये भी हमारी क्या है, मोटाई, है ना। तो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है। बट ये साइज याद कैसे होंगे आपको, मैंने बताया कि 4 तरह के साइज होते हैं, D0, D1, D2 और D3। प्रश्न ये है कि ये सारे साइज याद कैसे होंगे। तो याद रखना, इनको याद करने का एक आसान सा तरीका है, कुछ डेटा बस आप याद कर लो। 1500, फिर 1000 याद कीजिए, 1000 के बाद 750 याद कीजिए, 700 याद कीजिए, फिर 500 याद कीजिए, अब 500 के बाद याद कीजिए बच्चों 350। तो जब भी कभी ड्राइंग बोर्ड का आप डेटा आपको याद करना हो तो इसी तरीके से पहले आपको ये नाम लिखने होंगे, 1500, 1000, 700, 500 और फिर 350। बच्चों लंबाई और चौड़ाई इससे मैं डिफाइन कर दूंगा। देखो पहले 2 का जोड़ा बनाइए, ये D0 हो जाएगा, दूसरे 2 का जोड़ा बनाइए D1 हो जाएगा, तीसरे 700, 500 का जोड़ा बनाइए D2 हो जाएगा, और 500, 350 का जोड़ा बनाइए तो D3 हो जाएगा। बात समझे ना। तो हमें क्या करना है कि बस इनके आपस में जोड़े बनाने हैं। और कैसे जोड़े बनाने हैं मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले 1500, 1000, तो ड्राइंग बोर्ड की सबसे पहली जो लंबाई आ जाएगी वो 1500 गुणे 1000। सुनते रहे ना, ये याद करने का तरीका है। अरे चौड़ाई में, मोटाई में बता रहा हूं। फिर उसके बाद अगला ड्राइंग बोर्ड हो जाएगा D1, तो D1 ड्राइंग बोर्ड कितना हो जाएगा, 1000 गुणे 700, ठीक है। फिर अगला ड्राइंग बोर्ड हो जाएगा D2 हो जाएगा 700 गुणे 500, ऐसे लिख लीजिए। और इसके बाद अगला ड्राइंग बोर्ड हो जाएगा बच्चों 500 गुणे 350। देखिए हमने पूरे के पूरे ड्राइंग बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई लिख ली। अब मोटाई कैसे याद करनी है, तो ऊपर वाले 2 में मोटाई 25 mm 25 mm लग दो, और नीचे वाले 2 में 15 mm 15 mm कर दो। सर यही हमारे ड्राइंग बोर्ड का साइज है। बताइए क्लियर हो रहा है ना। तो अगर आपको साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, 1500, 1000, 700, 500, 350 बस, ठीक है, ऐसे ले लीजिए। तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि 1500। अब देखो 2 के जोड़े बना लीजिए बस, और जैसे 2 के जोड़े बनाए फिट कर दिया, समझ आया ना। और ऊपर वाले 2 में 25 और नीचे वाले 2 में 15 कर दिया, ओके। अब मैं डायरेक्ट एक साथ पूरे लिखता हूं। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि सबसे पहले आपके मन में, और ये सब याद कर लो यार, बहुत आसान है। देखो 1500, 1000 कर लिया, तो आप फिर से यहां पर लिख लीजिए क्या क्या लिखना है सर, 1500 लिखना है, 1000 लिखना है, 1000 के साथ साथ आपको क्या लिखना है, 700 लिखना है, 700 के बाद 500 लिखना है, और 500 के बाद बताइए क्या लिखना है, 350। चलिए ऊपर से 2 के जोड़े बनाइए। सबसे पहले बताइए क्या हो जाएगा, D0 की वो साइज 1500 गुणे 1000, और उसके साथ साथ क्या लगा रहा है 25। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1000 गुणे 700, इसमें भी क्या लगाना है 25। अगला क्या हो जाएगा 700 गुणे 500, इसमें क्या लगाना है 15। और अगला क्या हो जाएगा 500 गुणे 350, और इसमें क्या लगाना है बच्चों, तो इसमें भी लगाना है हमें 15। ये देखो, ठीक है। तो ये हमारे कह सकते हो कि ड्राइंग बोर्ड का साइज आ गया। अच्छा कई बार तुमसे पूछ लेता है कि जो ड्राइंग बोर्ड का आपने साइज लगाया, तो बताइए इनमें से कौन सा ड्राइंग बोर्ड सबसे बड़ा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बताइए सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड का नाम बताइए, सबसे छोटे ड्राइंग बोर्ड का नाम बताइए। तो याद रखना ये जो D0 और D1 ड्राइंग बोर्ड है, D0 पहले देखिए, D0 सबसे बड़ा है, D1 उससे छोटा है, D2 उससे छोटा है, देख लीजिए, और इसके बाद D3 जो देखा जाए तो D3 सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा ड्राइंग बोर्ड कौन सा होगा, तो कह देना साइज में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ड्राइंग बोर्ड का नाम पूछा जाए तो आपको D0 बताना है, और बच्चों स्मॉलेस्ट ड्राइंग बोर्ड का नाम पूछा जाए, सबसे छोटा ड्राइंग बोर्ड पूछा जाए तो फिर आपको D3 बताना है।
समझा है ना। ओके बच्चों, एक और प्रश्न आता है कि आप लोग जब स्कूल पढ़ते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल में आप किस तरह का ड्राइंग बोर्ड यूज करते हो, है ना। तो याद रखना, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, आप कोई सी भी कॉलेज में जाइए तो कॉलेज स्टूडेंट मेनली कौन सा ड्राइंग बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, D2, जबकि D0 और D1 ये हैवी ड्राइंग बोर्ड होते हैं, ये यूज किए जाते हैं हमारे ऑफिस वर्क के लिए। कहां के लिए? ऑफिस वर्क के लिए। बच्चों आपको पता है कि ड्राइंग बोर्ड का यूज हम लोग ऑफिस में कई सारे, आप देखिए बड़े बड़े शहरों में आर्किटेक्ट इंजीनियर रहते हैं, वो लोग ड्राइंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए, किसी बिल्डिंग की डिजाइन को बनाने के लिए। ओके, तो ड्राइंग बोर्ड का जो साइज है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइज आप लोगों को जरूर याद रखना। हाँ, कल तो हो सकता है कि इनके एरिया या आयतन में अनुपात पूछा जाए, तो हम लोग इनका मल्टीप्लाई करके आयतन निकाल सकते हैं। एरिया का भी अनुपात पूछ सकता है, तो हम इसको डिवाइड करके जो है, मतलब एरिया मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 500, चौड़ाई 1000, तो इनके मल्टीप्लाई करके हम एरिया भी निकाल सकते हैं। ओके, तो एरिया वगैरह से अगर अनुपात बनता है तो हम लोग बहुत आराम से बता सकते हैं, बस आपको साइज याद होना चाहिए भाई। साइज में किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है? कमेंट कीजिए, बताइए सबको क्लियर है। चलो, डिफरेंट टाइप के ड्राइंग बोर्ड हो रहे हैं, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। इसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान होगा हमारे पास समझने के लिए, उसका नाम है ड्राइंग टी स्क्वायर। मैंने बताया कि ये जो टी स्क्वायर है ये बहुत पहले आया था, मतलब MD से पहले। जब से मिनी ड्राफ्टर आया ना, उसने 3-4 तरह के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को खत्म कर दिया। लेकिन मैंने कहा ना कि टी स्क्वायर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बताता हूं कि टी स्क्वायर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अरे बच्चों, ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो हिस्सा होता है टी स्क्वायर, इसको बोलते हैं स्टॉक। याद रखिए ना। ओके, ये हमारा टाइटल आता है स्टॉक। इसके अलावा ये जो लंबी सी लंबाई दी रही है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ब्लेड। बच्चों मार्केट में जब भी कभी आप टी स्क्वायर लेने जाइए तो आप क्या बताते लोगे? तो याद रखना, जो हमारा स्पेसिफिकेशन होता है ना टी स्क्वायर का, अगर मैं पूछूं कि टी स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, स्पेसिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को आप क्या बताते लोगे, है ना। जैसे कि डियर वियर लेने जाओ तो उसका डायमीटर बताना होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, टी स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन लेंथ ऑफ ब्लेड से होता है। ब्लेड की लंबाई कितनी है उस हिसाब से इसका स्पेसिफिकेशन होता है ना। तो मेनली 2 पार्ट होते हैं इसके, स्टॉक और ब्लेड। और कई बार स्टॉक और ब्लेड के बीच का एंगल भी पूछा जाता है। तो बच्चों वो एंगल आपको कितना बताना है? 90 डिग्री बताना है। ओके, अब मैं इसको पढ़ देता हूं कि टी स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो क्या ना, टी स्क्वायर का उपयोग होता है क्षैतिज लंबवत रेखाएं खींचने के लिए। देखो, क्षैतिज रेखाएं, परपेंडिकुलर लाइन, इसकी मदद से हम बहुत आराम से खींच सकते हैं, है ना। और एक और चीज लिख लेते हैं यहां पर, पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं खींचने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्षैतिज हो गया, लंबवत हो गया, इसके अलावा समांतर। बच्चों इससे हम लोग कौन सी रेखाएं खींच सकते हैं? समांतर रेखा भी खींच सकते हैं। बताइए, पहले एक लाइन खींच दीजिए, फिर थोड़ा खिसका के ऊपर भी एक लाइन खींच दीजिए, है ना। ये लकड़ी का भी बना होता है, और ध्यान रखना ये किसका बना होता है? सर ये लकड़ी और प्लास्टिक दोनों का बना होता है, इस बात को याद रखिएगा। कौन कह सकते हो? हमारा टी स्क्वायर। फिर यहां से प्रश्न ये आएगा कि जो टी स्क्वायर है ना, ये किस लकड़ी का बना होता है ना। तो अगर लकड़ी में बात किया जाए तो आप कह देना कि ये टी स्क्वायर बना होता है सागवान का। ठीक है, तो अभी सर आपने बताया कि टी स्क्वायर का स्पेसिफिकेशन लेंथ ऑफ ब्लेड से करते हैं, तो आप मुझे बताइए कि कितने तरह के टी स्क्वायर होते हैं। तो मैं देखता हूं स्लाइड इन्होंने लगाई है कि नहीं लगाई। नहीं लगाई होगी तो मुझे यहीं पे बताना पड़ेगा। ओके, नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, मैं यहीं पर बता देता हूं कि टी स्क्वायर का जो आपका स्पेसिफिकेशन है वो कैसे होता है। तो कहना टी स्क्वायर हमारे पास 4 तरह के होंगे, T0, T1, T2 और T3। बच्चों 4 तरह के हमारे पास टी स्क्वायर होते हैं, लेंथ ऑफ ब्लेड होती है ना। अब आपको मैं बताता हूं इसको याद कैसे करना है। देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये वाला डायग्राम दिखाया था, ये वाला डायग्राम, ये देखिए बच्चों, टी स्क्वायर में देखो यहां से यहां तक की ये लेंथ उतनी होनी चाहिए जितनी की हमारे कह सकते हो ड्राइंग बोर्ड की लंबाई है। ये देखिए, ड्राइंग शीट नहीं, ड्राइंग बोर्ड, समझे ना बात रो। तो टी स्क्वायर का जो साइज है ना वो ड्राइंग बोर्ड के अनुसार जो है सेट होता है, ड्राइंग बोर्ड के अनुसार।
अब ड्राइंग बोल्ट का साइज कैसे निकाला था आपने, देखो लंबाई में 1700, 1500, 8700, 500, अरा और 350 तो बाद में ना, लंबाई तो ये चारों है ना, लंबाई तो ये चारों है ना। ओके, तो लंबाई से भी ये चारों है, तो मैं कह सकता हूं कि जब हम लोग टी स्क्वायर के साइज की बात करते हैं तो पहला टी स्क्वायर होता है टी नॉट। टी नॉट की लंबाई यानी इसमें ब्लेड की लंबाई 1500 mm होगी। T1 सर T1 में होगी 1000 mm। बच्चों T2 में होगी हमारी 700 mm। और याद रखना अगला वाला जो हमारा टी स्क्वायर होगा T3 सर, इसमें ब्लेड की लंबाई होगी 500 mm। ये देखो है ना। तो अगर टी स्क्वायर के साइज की बात करते हैं तो टी स्क्वायर के साइज आपको इतने याद रखने हैं। और याद रखना ये सब क्या है, ये लेंथ ऑफ ब्लेड है, लेंथ ऑफ ब्लेड है बच्चों, लेंथ ऑफ ब्लेड है ना। तो लेंथ ऑफ ब्लेड की अगर बात करते हैं तो लेंथ ऑफ ब्लेड के हिसाब से T0, T1, T2, T3 ये आपको 4 तरह के साइज याद रखें। याद रखने की जरूरत नहीं है, जो आपने पहले डेटा याद किया था बस उसी को डेटा को रिवाइज किया गया है ना। चलिए, तो टी स्क्वायर ये हमारा अगला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है बच्चों। इसके बाद इसी चीज को यहां पर दिखाया भी गया है, ये मैं अलग से डायग्राम लेके आया था। आप ये देखिए फिर से ये आपका टी स्क्वायर है, साफ साफ आपको यहां से पता चल रहा होगा कि जितनी लेंथ हमारे कह सकते हो इसकी है ब्लेड की है, उतनी ही लेंथ हमारे ड्राइंग बोर्ड की भी है ना। तो ड्राइंग बोर्ड और ब्लेड की लेंथ सेम हो जाने की वजह से ही हमने उसको क्या बोला, सेम बोला। ठीक है, कैसे यूज करते हैं हम लोग बता चुके। एक लाइन ये खींचा, थोड़ा सा स्लाइड काट के ऊपर ले जाइए तो दूसरी लाइन ऐसे खींच सकते हो। तो हम लोग इससे पैरेलल लाइन से तो खींचते ही खींचते हैं, साथ साथ हम परपेंडिकुलर लाइन भी खींच सकते हैं, है ना। आप परपेंडिकुलर लाइन कैसे, इसको हटा दीजिए और परपेंडिकुलर लाइंस भी खींच जाएगी, जैसे भी आपको खींचनी हो। इसके अलावा क्षैतिज रेखा भी खींच जाएगी। तो तीनों तरह की, लेकिन हाँ इंक्लाइंड रेखा नहीं खींच सकती इससे, याद रखना। इससे हम लोग इंक्लाइंड लाइन नहीं खींच सकते, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या है बच्चों। अगला ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है सेट स्क्वायर। अरे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेट स्क्वायर एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग बहुत जल्दी एंगल बना सकते हैं, बहुत जल्दी एंगल बना सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल दूंगा आपको ताकि आपको समझ में आए। जैसे देखिए यहां पर आपको दो तरह के सेट स्क्वायर दिखाए गए, नॉर्मली दो तरह के होते हैं, है ना। थोड़ा गौर से सुनना। ये जो सेट स्क्वायर है आपको, ये 30 और 60 डिग्री वाला है। दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं, 30-60 वाला होता है और दूसरा सेट स्क्वायर होता है 45-45 वाला, है ना। दो तरह के सेट स्क्वायर होते हैं। ओके, कैसे मैं बताता हूं, थोड़ा आप गौर से देखिए। जो हमारा 30-60 वाला है, इसमें ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो कह देना ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। ओके बच्चों, आप थोड़ा गौर से देखिए 90 डिग्री की जो सामने की भुजा होती है, जैसे कि मैं आपको एक समकोण त्रिभुज बना के दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना सब लोग। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक सी समकोण त्रिभुज बनाया बच्चों। समकोण त्रिभुज बनाया तो समकोण त्रिभुज में सबसे नीचे वाली चीज ये क्या होती है, आधार होती है। बताइए ये क्या होती है, लंब होती है ना। और लंब के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बताइए क्या कहलाती है, तो कहना इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्लियर है। अच्छा दूसरी बात सुनिए, तो कर्ण तक हो गया। मैंने ये कहा कि अरे 90 डिग्री है तो इसके सामने कर्ण हो जाएगा। थोड़ा गौर से देखिए 30 और 60 में ये वाली भुजा बहुत लंबी है, लंबी है ना। तो लंबी भुजा के सामने का कोण भी लंबा होता है। लंबी भुजा के सामने का कोण भी कैसा होगा, लंबा होगा। ओके, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर ये वाला एंगल 90 डिग्री और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, लेकिन ये भुजा लंबी है, ये भुजा लंबी है इसकी। तो अगर लंबी है मेरे भाई तो आप मुझे बताइए सर यहां ये एंगल कितना बन जाएगा, तो ये एंगल बन जाएगा 60 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा 30 डिग्री, है ना। तो ये 30-60 वाला हमारा कह सकते हो कि सेट स्क्वायर हो गया। इसके बाद अगर मैं ये वाले डायग्राम पे बात करता हूं कि ये वाले डायग्राम में देखिए कि कौन सा एंगल बनेगा, तो आप गौर से देखिए तो ये वाले डायग्राम में ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा सर, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, है ना। आप देखिए ये एंगल 90। बच्चों ये वाला बाकी एंगल, ये वाले एंगल सर, ये वाले एंगल हमारे दोनों कितने एंगल बने रहे, 45 डिग्री 45 डिग्री के बने रहे, है ना। अब थोड़ा गौर से देखिए, जितना साइड यहां है उतना ही साइड यहां है, यानी ये भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई बराबर है।
तो अगर ये भुजा लंबाई बराबर है तो ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो 45 का ये होता है। और बच्चों ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, तो कह देना ये वाला एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का, ये 90 है ना। तो मार्केट में जो सेट स्क्वायर आते हैं वो ध्यान रखना मेनली दो तरह के आते हैं। एक 30-60 वाला आता है जिसमें हम लोग को 30-60 डिग्री का एंगल पता चलता है, और एक ध्यान रखना 45 और 45 वाले, यानी दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे 45। पता है इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, कहना सेट स्क्वायर की मदद से मेनली हम लोग 15 के गुणक वाले एंगल होते हैं, 15 के गुणक वाले एंगल वो सब बना सकते हैं। ओके, तो 15 के जितने भी गुणक वाले एंगल होते हैं एंगल बनाने में, वो सारे के सारे एंगल कह सकते हो हम लोग सेट स्क्वायर की मदद से बना सकते हैं। बट सवाल ये है कि कैसे, तो मैं उसको भी बताता हूं कि ये हम लोग कैसे बना सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों अभी हमने सेट स्क्वायर पढ़ लिया है ना, लेकिन मैं बताऊं अभी आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेट स्क्वायर हमारे दो तरह के होते हैं, और ये दोनों सेट स्क्वायर मैं लेके आया हूं। आप देखिए ये सेट स्क्वायर है 45 डिग्री का, और अगर इस सेट स्क्वायर की बात करते हैं तो ये सेट स्क्वायर है 30-60 का। ओके, तो मैंने दोनों सेट स्क्वायर आप लोगों को दिखा दिए है ना, और इन दोनों सेट स्क्वायर की मदद से जितने भी हमारे एंगल 15 डिग्री के होते हैं, यानी 15 के मल्टीपल में होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे एंगल बनाए जा सकते हैं। हालांकि इस पे कई बार क्वेश्चन से भी पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा था कि हाँ भाई ये एंगल कैसे बनाए जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको नजर दौड़ानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, मैंने कहा वेरी गुड सर, इसमें ना आप सबसे पहले तो 90 डिग्री का एंगल बनाते दिखाइए। तो मैं कह दूंगा 90 डिग्री का एंगल तो बनाना बड़ा आसान है। आपने ये देखिए, चल भाई, ओके उल्टा रखा हुआ था, देखिए हमने इसको ऐसे फिट कर दिया है ना। अब आप इसको ना, इसमें ना बोल्ड में जा नहीं पा रहा, तो उसको थोड़ा सा समझने का आप प्रयास कीजिए, क्योंकि आप समझेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। जैसे कि मैं ऐसे फिट कर दूं, अरे ये ऐसे रख दे, तो बच्चों इसको ऐसे रख देने के बाद यहां से जो लाइन खींची जाएगी, ये लाइन बताइए कितने डिग्री का एंगल बना देगी सर, 90 डिग्री का एंगल बना देगी है ना। तो मैं इस बात को ना ये डायग्राम ना दिखा के सीधा सीधा जो है आपको इसका वो बना देता हूं। मतलब अगर आपने 90 डिग्री का कोई एंगल बनाना है तो आपने इस तरह से 45 वाला सेट स्क्वायर रख दिया है ना, या 30-60 वाला रख दिया, 30-60 वाला मान लीजिए, तो ये 30-60 वाला ऐसे सेट स्क्वायर रख दिया। तो बच्चों ये एंगल कंफर्म बताइए कितने डिग्री का बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। अच्छा, कई बार हमसे पूछा जाएगा कि बताइए और कौन कौन से एंगल बना सकते हैं। अब आप देखो जब इसको ऐसे रखोगे ना, तो ये वाला एंगल जो है वो कंफर्म 60 डिग्री का भी बन जाएगा, और ये वाला एंगल मान लो उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, तो हम लोग 60 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं डायरेक्ट है ना, जैसे कि 90 बनाया है। उसी तरीके से बताइए अगर मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना हो तो कैसे करते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा सेट स्क्वायर है इसको कुछ ऐसा रखते कि हमारा 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये ऐसे देखो, ये देखिए, इसको ऐसे रखकर है ना, मतलब इसको ऐसे रखकर ये हमारा सेट स्क्वायर हो गया। मान लो इस पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो बहुत आराम से 60 डिग्री का एंगल हमारा एक सेट स्क्वायर की मदद से बन जाता। समझ रहे हैं बात को। तो जैसे कि इसमें 30 है, 60 है ना, और इसमें कितना है, इसमें दोनों एंगल 45 है। तो बच्चों 30, 60, 45 डिग्री का एंगल ये हम लोग एक सेट स्क्वायर की मदद से बना सकते हैं। इसलिए हमें दो सेट स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि हमें मान लीजिए 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो बच्चों 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें दो सेट स्क्वायर लगाने पड़ेंगे। कैसे सर दो सेट स्क्वायर लगाने पड़ेंगे? जैसे कि मैं कह रहा हूं भैया मुझे 75 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप कह सकते हैं कि अगर 75 डिग्री का एंगल बनाना है आपको सर, तो 75 का मतलब होता है कि आप 30 डिग्री और 45 डिग्री को उठा के जोड़ दीजिए है ना। मतलब आप इन दो सेट स्क्वायर को ऐसा इस्तेमाल कीजिए कि आपका 30 और 40 जो है आपस में जुड़ जाए। बहुत ध्यान सुनना। तो मैं आपसे कह दूं जैसे कि मेरे पास ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री का, और यदि मैं इसको जो है ना आपस में ऐसे मिला दूं, ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है, नहीं ये ऐसे मिलाना पड़ेगा, ऐसे मिला दिया जाए। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो आप देखिए ये एंगल हमारा 45 डिग्री का हो जाएगा और ये एंगल हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा।
तो 45 और 30 हमारा कितना हो जाएगा, 75 डिग्री का हो जाएगा। मैं इसका डायग्राम भी यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो सेट स्क्वायर आपको लगाना है बच्चों, वो इस तरीके से आपने 45 वाला सेट स्क्वायर लगा दिया, ये 45 वाला सेट स्क्वायर हो गया, है ना। इसी के ऊपर मैंने एक और सेट स्क्वायर लगा दिया, वो सेट स्क्वायर हो जाएगा 30 60 वाला, कुछ इस तरीके से। ऐसे ये देखिए हमने दो सेट स्क्वायर लगा दिए। एक पहला सेट स्क्वायर कौन सा है, तो कहना पहला सेट स्क्वायर सर ये वाला हो गया, दूसरा सेट स्क्वायर ये वाला हो गया, है ना। ये इसके 90 वाली भुजा, ये यहाँ 90 वाली भुजा। तो कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारा कितना एंगल है, तो भैया ये एंगल हमारा 45 डिग्री का हो गया, समझ ना। और इससे ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री का हो गया, ये देखिए। तो टोटल बताइए ये एंगल कितना बन जाएगा, 75 डिग्री का बन जाएगा, समझना है बात को। उसी तरीके से हम लोग अगर यहाँ 30 डिग्री ना लाकर यहाँ ये वाला 60 डिग्री ले आते, तो 45 और 60 का योगफल हमारा 105 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। कई बार हो सकता है कि आपसे कह देगा कि भैया 105 चलो बन गया, 135 कैसे बनाओगे, 135 डिग्री का एंगल कैसे बनाओगे। तो 135 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो 135 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक तो आपको 90 डिग्री पर वो रखना पड़ेगा, है ना। तो आप 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 90 डिग्री आप कह सकते हो कि ये हमारा डायरेक्ट ऐसे मिल जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा ऐसे, ये 90 डिग्री हो गया, है ना। और बच्चों 90 डिग्री के साथ साथ हमें ये 45 डिग्री, ये देखिए। तो 90 और 45 ये दोनों मिलकर आप बताइए हमारा क्या बना लेंगे, तो कह देना ये बना लेंगे सर हमारा 135 डिग्री। तो अगर आपको 135 डिग्री का एंगल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 90 और 45 को जोड़ दीजिए। 90 और 45 को जोड़ देने से हमारा 135 डिग्री का एंगल, ऐसे कुछ, ओके। अब इसका डायग्राम कैसे बनना चाहिए, तो कह देना पहला सेट स्क्वायर सर आप ऐसा बना दो, ये देखो ये आपका पहला सेट स्क्वायर बन गया, है ना। और दूसरा सेट स्क्वायर जो है सर ऐसा बना दो, 90 और कितना 45 करना है, ये 30 और 60 वाला हो गया। दूसरा सेट स्क्वायर सर ऐसे बना दीजिए, है ना। तो 90 ये एंगल हो गया, और ये देखो ऐसे, और ये एंगल कितने का है 45, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 135 डिग्री का बन जाना चाहिए, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि जितने भी 15 के मल्टीपल वाले एंगल होते हैं वो सारे के सारे एंगल हम इन दोनों की मदद से बहुत आराम से बना सकते हैं, ओके। मतलब आप 15 डिग्री से शुरुआत कीजिए, 15 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, जितने भी एंगल हमारे कह सकते हो 15 के मल्टीपल में होते हैं वो सारे के सारे एंगल हम लोग सेट स्क्वायर की मदद से बना सकते हैं। इवन अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण भी बना सकते हैं, जैसे कि 105 हो गया, ये भी बनाया जा सकता है, 120 हो गया, 135 हो गया, ये सारे के सारे एंगल हम कह सकते हो सेट स्क्वायर की मदद से बहुत आराम से बनाए जा सकते हैं, दो सेट स्क्वायर की मदद से, ओके। 150 भी बनाया जा सकता है। आप 90 और 60 ले लो उठा के, तो 90 और 60 को जोड़ दोगे बच्चा, तो 90 और 60 हमारा 150 भी हो जाएगा, है ना। तो कोई भी दो एंगल बनाए जा सकते हैं जो हमारे 15 के मल्टीपल में, तो सेट स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब मैंने ये जो आपको एक्सप्लेनेशन दी ना, ये एक्सप्लेनेशन इसलिए दी क्योंकि आप लोग के एग्जामों में कई बार डायग्राम वाले सवाल पूछे जाते हैं, है ना। ऐसे डायग्राम बना देगा और कह देगा कि बताओ ये एंगल कितना है, तो तुम्हें सेट स्क्वायर को पहचानना भी आना चाहिए कि हमारा कौन सा सेट स्क्वायर 45 डिग्री वाला है और कौन सा सेट स्क्वायर जो है हमारा 30 और 60 डिग्री वाला। बिना पहचाने आप नहीं सवाल को सॉल्व कर सकते, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट था। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है बच्चों पहले लेक्चर में, इसका नाम है ड्राइंग सीट। बच्चों आप कोई भी ड्राइंग बनाइए तो बिना ड्राइंग सीट की मदद से आप ड्राइंग नहीं बना सकते, है ना। ड्राइंग सीट क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं ड्राइंग सीट क्या है, तो कहना ड्राइंग सीट कुछ नहीं है, एक सादा व्हाइट पेपर होता है, एक सादा व्हाइट पेपर होता है बच्चों। और ये जो सादा व्हाइट पेपर है बस इसी को हम लोग किस नाम से जाना जाता है सर, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग सीट, है ना, ड्राइंग सीट। तो ये जो सादा व्हाइट पेपर है, इसी सादे व्हाइट पेपर का नाम होता है बच्चों ड्राइंग सीट, और इसी में हम लोग कह सकते हैं अपनी ड्राइंग को डिजाइन करते हैं, है ना। बच्चों अब होता क्या है ना कि कई बार आपने एक कंफ्यूजन क्वेश्चन इसमें पढ़ा रखा होगा
कि ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, बोलिए, पढ़ रखा है ना। तो बच्चों जब ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का तुमसे अनुपात पूछा जाता है तो कई बार आप इसका आंसर √2:1 भी पढ़ते हो और कई बार इसी क्वेश्चन का आंसर 1:√2 भी पढ़ते हो। मतलब लंबाई तो कम चौड़ाई तो ज्यादा, कई बार चौड़ाई तो कम लंबाई तो ज्यादा, है ना। मतलब आप लोग इस तरह से अनुपात जरूर पढ़ते हो, लेकिन आंसर जो है 1:√2 या फिर √2:1 होगा, है ना। बच्चों एक्चुअली में ना ये प्रश्न इसलिए कंफ्यूजन में आ गया क्योंकि आप ना ड्राइंग को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। देखो जैसे कि आप A4 साइज का पेपर जब मार्केट में लेने जाते हैं तो कई बार हम लोग ड्राइंग ऐसे बनाते हैं, है ना। मान लीजिए आप बोर्ड पे लगा के ड्राइंग को ऐसे बना रहे हैं, तो जो लोग ड्राइंग को ऐसे बनाएंगे वो लोग इसको चौड़ाई कहेंगे, इसको लंबाई कहेंगे, या चौड़ाई और ऊंचाई बोल देते हैं। ओके, तो चौड़ाई कम हो जाती है, ऊंचाई ज्यादा हो जाती है। कुछ लोग ड्राइंग को ऐसे बनाते हैं, तो जो लोग ड्राइंग को ऐसे बनाते हैं उनकी लंबाई ज्यादा हो जाती है, चौड़ाई कम हो जाती है। समझ आया। तो मतलब ये जो प्रश्न है ये कंफ्यूजन में इसलिए आया क्योंकि हम लोग अलग अलग तरह से ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन मेनली जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हो कभी आप ड्राइंग पेपर में जाके देखिए, जब आपने डिप्लोमा या ITI कर रखा होगा तो ड्राइंग सीट ऐसे कुछ लगाई जाती है, ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग सीट ऐसे लगाई जाती है। तो लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है, चौड़ाई हमारा कम होती है। तो जब भी कभी इनमें कंफ्यूजन हो तो आप ये वाले क्वेश्चन को ज्यादा टिक कीजिए, √2:1, मतलब ये। लेकिन वैसे अभी तक ऐसी कोई कंफ्यूजन आई नहीं, जितना भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखा, तो प्रीवियस ईयर पेपर में ये दोनों ऑप्शन कभी एक साथ नहीं आए हैं, है ना। अब सवाल ये है कि ड्राइंग सीट जो है, बच्चों बहुत ध्यान सुनना, जो ड्राइंग सीट है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, मतलब कैसे पता चलेगा कि ड्राइंग सीट हमारे कितने तरह की होती है। ओके, तो बच्चों ड्राइंग सीट को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कुछ चीजें समझो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये मैंने ड्राइंग सीट बनाई और सबसे बड़ी ड्राइंग सीट होती है A0। सबसे बड़ी ड्राइंग सीट कौन सी होती है? A0, है ना। बच्चों अगर इस A0 का हम आधा कर देते हैं, आधा, और वो भी आधा हमने देखो जो किया है वो इसकी बड़ी वाली डायमेंशन को आधा किया है। थोड़ा इसको मुझे सही करना पड़ेगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वहां से देखिए, देखो A0 जो था वो एक बड़ी डायमेंशन थी, बड़ी डायमेंशन ये हो रही A0 की, और A0 की देखिए छोटी डायमेंशन ये हो रही। समझो बात को। तो बच्चों बड़ी डायमेंशन से जब हमने आधा किया तो A1 प्ला, तो ये वाला एरिया A1 होगा और ये वाला एरिया जो है कह सकते हो फिर से पूरा एरिया A1 होगा, है ना। लेकिन इस A1 की बड़ी डायमेंशन ये होगी, समझो बात को। तो बड़ी डायमेंशन को फिर से हमने आधा किया तो ऊपर वाला भी A2, नीचे वाला भी A2, समझे बात को। ऊपर वाला A2 दिखा दिया, लेकिन नीचे वाले में भी बड़ी डायमेंशन यानी इस लाइन को हमने आधा कर दिया, तो इधर भी A3, इधर भी A3। फिर इसकी बड़ी डायमेंशन मतलब इसको हमने आधा कर दिया, तो देखिए आधा करने से ऊपर A4, नीचे A4। फिर हमने इसकी बड़ी वाली डायमेंशन इसको आधा कर दिया A5, बड़ी वाली डायमेंशन A4 की ये आधा किया A5, और A5 की भी बड़ी वाली डायमेंशन को आधा किया तो A6, है ना। तो बच्चों याद रखना सबसे बड़ा जो ड्राइंग सीट होती है वो A0 होती है। कौन सी होती है? A0। और आपको यदि A1, A2, A3, A4 निकालना है तो बड़ी वाली डायमेंशन को आधा करना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए हमने A0 से जब A1 चाहिए तो बड़ी वाली डायमेंशन को आधा किया, और देखिए बड़ी वाली डायमेंशन आधा हो गई, लेकिन जो छोटी वाली डायमेंशन थी वो सेम थी, छोटी वाली डायमेंशन सेम थी। ओके, तो बड़ी वाली डायमेंशन को बस आधा करना है, छोटी वाली डायमेंशन को सेम करना है। आप बहुत आराम से इसका ड्राइंग सीट का साइज निकाल सकते हो, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई देखो ड्राइंग सीट होती कितने तरह की है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, तो याद रखना ड्राइंग सीट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है बच्चों वो A0, A1, A2, A3, A4 और A5 होता है। फिर से सुन लीजिए, A0, A1, A2, A3, A4 और A5। बच्चों इनमें ना आपको सिर्फ और सिर्फ पहली वाली डायमेंशन याद करनी है। पहली वाली डायमेंशन जो होती है वो 841 × 1189 होती है ना। कई बार आप इसको विड्थ इंटू लेंथ भी पढ़ोगे, कई बार हाइट इंटू विड्थ भी पढ़ोगे, उसमें आप कंफ्यूजन मत रहिए। सीधा सीधा आप ये देखिए कि 841 × 1189 एक डायमेंशन आप याद कर लो। ड्राइंग सीट की जो सबसे बेसिक डायमेंशन है बस आपको वो याद होनी चाहिए। A0 बराबर कितना होता है? 841 × 1189। ये हमारा कह सकते हो सबसे पहली ड्राइंग सीट हो रही। चलिए अब हम लोग जल्दी से सबसे बड़ी वाली डायमेंशन को आधा करते हैं, है ना। तो मेरे भाई ये बताओ
841 और 1189 में से बड़ी वाली डायमेंशन कौन सी होगी? पहली डायमेंशन एकदम याद कर लो पहले तो। पहली डायमेंशन इन ए नॉट जो था बच्चों, वो कह सकते हो 841 जुड़े 1189, है ना। तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी? A1 क्या हो जाएगा? तो 1189 का जो हम आधा करते हैं तो ये आ जाता है 594, 841 उसी तरह रहने दीजिए। ऐसे लिखना, पहले आधा करने के बाद यहां, ओके, उल्टा। फिर 594 और 841, इनमें से हमें क्या करना है बच्चों? बड़ी वाली डायमेंशन को आधा करना है, यानी आप 841 को आधा कीजिए। तो 841 को आधा करेंगे तो अगर आप इसको 840 मान लो थोड़ी देर के लिए, 84 हो जाएगा, और 84 का मतलब कितना हो जाएगा? तो कह देना ये 420 आ जाएगा। तो 420 यहां, अब 594 यहां, समझ रहा है ना। फिर आपको बड़ी वाली डायमेंशन को आधा करना है, तो 594 को आधा कीजिए। तो 594 को अगर हम आधा करेंगे तो 2 देखिए, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 297, 420 वैसा रहने दीजिए, ओके। फिर आप 420, अब 297 और 420, इनमें से 420 को आधा कीजिए। तो 210 गुणे 297, ये देखिए। अब आपको 297 को बच्चों आधा करना है, तो जब 297 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 चौको 8, 8 17, 2 अट्ठे 16, 148 के आसपास आएगा, और 210 को सेम रहने दीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन इसी तरह से याद की जाएंगी। आपको ऐसा नहीं है कि सबको रटना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस एक काम ये करना है कि जो सबसे पहली वाली डायमेंशन है यानी ए नॉट, उसको बस याद कर लो 841 जुड़े 1189। बाकी A1, A2, A3, A4, A5 तक। तो A5 तक देखो बड़ी वाली डायमेंशन को आधा करके बस उल्टा लिख दीजिए, ओके। तो इस तरह से। अब दूसरी बात सुनिए बच्चों, जो हमारा A0 और A1 साइज है, इनके लिए कई बार तुमसे पूछा जाता है कि बॉर्डर लाइन कितने mm रखी जाती है, बॉर्डर लाइन, है ना। इन दोनों के लिए बॉर्डर लाइन का मान भी पूछा जाता है कि बताइए बॉर्डर लाइन कितने mm रखी जाती है। तो याद रखना, इनके लिए बॉर्डर लाइन रखी जाती है 20 mm, ओके। जबकि A2, A3, A4 और A5, इनके लिए अगर कोई पूछे कि बताइए इन डायमेंशन के लिए, इन पेपर साइज के लिए बॉर्डर लाइन कितनी रखी जाती है, तो बच्चों ध्यान रखना इनके लिए 10 mm बॉर्डर लाइन रखी जाती है। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि बॉर्डर लाइन का मतलब क्या है सर? बच्चों बॉर्डर लाइन का मतलब ये क्या होता है, मैं एक बार बता देता हूं आपको। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास मान लीजिए ये कोई ड्राइंग शीट है, ये कोई ड्राइंग शीट है। बच्चों जो हम लोग ड्राइंग शीट ड्राइंग बनाते हैं ना, तो साइड से कुछ गैप छोड़ देते हैं, साइड से कुछ गैप छोड़ देते हैं। जैसे कि मैंने साइड से कुछ गैप छोड़ दिया, है ना, ये देखिए, ओके। तो साइड से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ गैप छोड़ देते हैं। तो ये जो गैप छोड़ा जाता है बच्चों, यही गैप कहलाता है बॉर्डर लाइन, ओके। तो बॉर्डर लाइन की चौड़ाई तुमसे पूछता है कि बताइए बॉर्डर लाइन की चौड़ाई कितनी होती है ना, कितनी रखते हैं, मतलब A0 और A1 साइज के लिए। तो A0 और A1 साइज के लिए हम लोग बॉर्डर लाइन की चौड़ाई रखते हैं 20 mm, और A2, A3, A4, A5 के लिए बॉर्डर लाइन की चौड़ाई रखते हैं हम लोग 10 mm। बोलो बच्चा, बात सबको क्लियर है ना। साइज फिर से आपको याद करना पड़ेगा कि भैया देखो सबसे पहला वाला जो साइज था वो 841 जुड़े 1189। बस आपको डायमेंशन को आधा करना है, बहुत आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, पिछली बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे गए मैं आपको बताता हूं। कई बार ना अनुपात पूछता है, ऐसे देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि A4 की चौड़ाई, A4 की चौड़ाई, ओके, और इसके बाद आपसे पूछा जाएगा A4 की चौड़ाई और A5 की लंबाई के बीच कितना अनुपात होगा, यह सवाल पूछा जाएगा, है ना। तो A4 की चौड़ाई, तो A4 देखिए ये रहा 297, है ना। A5 की लंबाई देखिए ये हमारा 148, ऐसे, ओके। तो ये अनुपात तुम्हें बनाना पड़ जाएगा कि भैया ये अनुपात कितना होना चाहिए, है ना। पहले ध्यान रखना, हम लोग छोटी वाली जो डायमेंशन होगी वो चौड़ाई मानिए और बड़ी वाली डायमेंशन को लंबाई मानिए, ये याद रखना। अगर इसमें कंफ्यूजन हो गया तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार हमारे पास कह सकते हो कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछ लेता है। दूसरा इसमें एक और क्वेश्चन आता है, एरिया का भी अनुपात पूछता है। अब एरिया का अनुपात भी देखो कैसे निकालना है, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा वापस से आइए। आप ये देखिए, ये हमारा सबसे बड़ा ड्राइंग शीट था जिसका नाम था A0, है ना।
तो ए नॉट के क्षेत्रफल को हमने आधा करके A1 बनाया है, सुनो, और A1 इधर भी पूरा A1, इधर भी पूरा A1, और इसी A1 के क्षेत्रफल को आधा करके हमने A2 बनाया, A2 ऊपर भी नीचे भी, फिर A2 के क्षेत्रफल को आधा करके हमने A3 बनाया। मतलब पता क्या है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि अगर हम लोग A6 के एरिया को 8 मान ले, A6 के एरिया को 8 मान ले, तो A5 का एरिया इसका जस्ट डबल होना चाहिए, और A4 का एरिया इसका डबल होना चाहिए, A3 का एरिया 4 का डबल होना चाहिए, A2 जो है A3 का डबल होना चाहिए, और बच्चों इसी तरीके से कह सकते हो कि जो A1 होगा वो A2 का डबल होना चाहिए, है ना। तो एरिया ना जस्ट डबल है, जस्ट क्या है, डबल है। देखो मैं आपको बताऊं फिर से, देखिए A0 का एरिया बनेगा 841 जोड़े 1189, है ना बच्चों। इसकी 8 डायमेंशन को तुमने आधा कर दिया तो A1 का एरिया आधा हो जाएगा, बस सीधी सी बात है भाई। 841 से मैं 1189 का आधा 594, तो एरिया ना आधा हो रहा है, क्षेत्रफल क्या हो रहा है, आधा हो रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कि भैया क्षेत्रफल कैसा हो रहा है, एरिया कैसा हो रहा है, तो कहना सीधा सीधा कि A0 का आधा क्षेत्रफल है A1, इसका आधा क्षेत्रफल है A2, इसका आधा क्षेत्रफल है A3, इसका आधा क्षेत्रफल है A4, और इसका आधा क्षेत्रफल है A5। तो जब बच्चों आधा आधा क्षेत्रफल है तो हम एक काम करते हैं ना, सबसे बड़े वाले को हम मान लेते हैं क्षेत्रफल में 32, तो 32 का आधा हो जाएगा 16, 16 का आधा हो जाएगा 8, 8 का आधा हो जाएगा 4, 4 का आधा हो जाएगा 2, और 2 का आधा हो जाएगा 8, है ना। तो कई बार आपसे अनुपात भी पूछता है कि इनके क्षेत्रफल में क्या अनुपात होना चाहिए। तो देखो A0 साइज सबसे बड़ा, A1 उससे छोटा, A2 उससे छोटा, A3 उससे छोटा, A3 A4 उससे छोटा, और सबसे लास्ट में हमारा A5। देखो ड्राइंग में जो A0 होता है ना वो सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। तो ये जो 5 हमारे पास ड्राइंग सीट है, इन ड्राइंग सीट के अगर एरिया की बात करते हैं तो इन ड्राइंग सीट का जो एरिया होगा बच्चों उनमें से सबसे बड़ा हमारा A0 होगा। अब A0 अगर सबसे बड़ा है तो इसके एरिया तो हमने 32 कह दिया, फिर 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 8। तो अगर लाइन से इनके अनुपात पूछे जाते हैं, एरिया के अनुपात, तो बच्चों इस एरिया के अनुपात को भी आपको निकालना आना चाहिए कि भाई एरिया कैसा। अब जरूरी नहीं है कि आपको लगातार अनुपात पूछे, जरूरी नहीं है कि आपको लगातार अनुपात पूछे। हो सकता है कि आपको अनुपात जो है पूछ ले कि सर नहीं मुझे पूरा अनुपात नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप बताओ A2 के क्षेत्रफल और A5 के क्षेत्रफल में अनुपात कितना होना चाहिए, A2 और A5। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ A2 का मान उठाना है और A5 का मान उठाना है। तो A2 का मान देखिए कितना है, यहां से तो कह देना 8 है, सुनना है ना सब लोग, ओके। और A5 का मान कितना है सर, A5 का मान है 8, बस 8:8, बस कुछ करना ही नहीं है। कोई और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाए तो वो क्षेत्रफल का अनुपात भी बनाया जा सकता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं नहीं सर थोड़ा मुझे और अच्छे से बताइए, A1 अनुपात A4 ये मुझे बताइए, ये अनुपात कितना हो। तो A1 का मान उठाइए तो A1 का मान देखो 16 है, और A4 का मान उठाइए तो A4 का मान यहां से 2 है, और 16 और 2 का अनुपात हो जाएगा 8:8। ये देखिए, समझे ना बात को। आप थोड़ा फील नहीं किए, फील ये किए जैसे कि मैं यहां से 2-3 बार जा रहा था, 3 बार जा रहा था, तो 3 बार जब आगे की ओर बढ़ा तो अनुपात 2⁻3 अनुपात 1 आ गया, समझो बात को। सिर्फ 2 बार आगे बढ़ता तो 4 आ जाता, 3 बार आगे बढ़ रहा हूं 8 पावर में जा रहा है 2⁻। अगर वैसे नहीं याद होता तो आप इस तरह से एरिया को भी निकाल के उसके अनुपात को बता सकते हैं, ठीक है। तो कई बार एरिया से भी अनुपात पूछा जाता है, और कई बार इनकी जो डायमेंशन है उन डायमेंशन से रिलेटेड अनुपात भी पूछा जाएगा। तो बच्चों डायमेंशन से रिलेटेड अनुपात भी आप लोगों को याद करके रखना है, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी आपको चौड़ाई और लंबाई के फेर में नहीं पढ़ना। मैंने बताया कि हम लोग ड्राइंग शीट को दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। सर ऐसे यूज करेंगे तो ये चौड़ाई ये लंबाई बन जाएगी, और ऐसे यूज करेंगे तो ये लंबाई ये चौड़ाई बन जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप लोग ड्राइंग शीट को यूज कैसे कर रहे हो, उस आधार पे कई बार हमारी लंबाई भी ज़्यादा हो जाती है और कई बार चौड़ाई भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर इंजीनियर लोग जो है हम लोग
जो इंजीनियर्स लोग होते हैं वो ऐसे यूज करते हैं, यदि लंबाई को ज़्यादा रखते हैं और चौड़ाई को कम रखते हैं। ओके, तो बच्चों ये हमारा कह सकते हो ड्राइंग शीट का जो पॉइंट था वो आप लोगों को क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाना। तो यहाँ हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पहला टॉपिक चल रहा था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, उसमें ये पहला लेक्चर पूरी तरह से फिनिश हो जाता है, जहां मैंने अभी आपको ड्राइंग शीट तक सारी की सारी बातें बता दी। और याद करना बड़ा आसान है, बस एक डायमेंशन याद कर लो। पहली डायमेंशन थी 841 × 1189, बस 841 × 1189 आपने याद कर लिया, बाकी सब तो याद हो जाएगा। बाकी सब में तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। बाकी सब तो बड़ी वाली डायमेंशन को आधा करके वो पहले करते जाइए, बस पहले करते जाइए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।